छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला इन्हें उद्यमी नर ने। उद्यमी का मतलब होता है परिश्रम करने वाला, मेहनत करने वाला। उद्यमी का क्या मतलब होता है? मेहनत करने वाला। नर यानी कि मनुष्य। आवरण यानी कि जिससे आप किसी चीज को ढक देते हैं, ढकने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो सारे तत्व ईश्वर ने आवरण के नीचे ढक दिए हैं। यहां पे ईश्वर ने क्या ढका है? प्रकृति के रहस्य को। लेकिन उसे मनुष्य ने अपनी मेहनत से, अपने साहस से, संघर्ष से खोज निकाला है। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, लिखा है ना ये, ब्रह्मा क्या लिखते हैं? भाग्य लिखते हैं। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है, ब्रह्मा ने भाग्य में लिखा है, और अपना सुख उसने अपने भुजाओं के बल से, अपने बाजुओं के बल से प्राप्त किया है। मनुष्य ने क्या प्राप्त किया है? अपना सुख। प्रकृति नहीं दरकार झुकती है, ठीक है, प्रकृति नहीं दरकार झुकती है कभी भाग्य के बल से, वह सग हारती वो मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। बोलता है प्रकृति अगर हारती है तो मनुष्य से हारती है, मनुष्य के उद्यम से और मनुष्य के श्रम से, यानी कि उद्यम साहस और श्रम यानी कि मेहनत से हारती है। ठीक है, तो एक तो सवाल का जवाब देखिए, उद्यमी नर ने संघर्ष से क्या खोज निकाला था? आवरण के नीचे ईश्वर ने जो तथ्य को छुपा रखा है, यानी कि प्रकृति के रहस्य को, उसे खोज के निकाल लिया। यहाँ किसी खजाने की बात नहीं कर रही है। भगवान खजाना क्यों छुपाएंगे भाई, है ना? नए नए आविष्कारों की बात नहीं रही, इन सभी को यहाँ नहीं होगा। कवि के अनुसार भाग्य कौन लिखता है? तो मैंने बताया ब्रह्मा लिखते हैं। मनुष्य ने अपना सुख किस प्रकार प्राप्त किया? अभी मैंने कहा मनुष्य ने अपना सुख कैसे प्राप्त किया था? अपना सुख उसने अपने भुजबल से पाया है। भुज यानी अपने हाथ से पाया, मैंने हाथों के बल से मेहनत करके पाया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भुजाओं की शक्ति के सहारे। प्रकृति मनुष्य से कैसे हारती है? तो अभी हमने कहा था यहाँ कविता में कि प्रकृति नहीं दरकार झुकती है कई भाग्य के बल से, सग हारती हो मनुष्य के उद्यम से, श्रम से, यानी कि उद्यम और श्रम से, मनुष्य के साहस और मेहनत से ही प्रकृति हारती है। यानी प्रकृति मनुष्य कैसे हारती है? तो इसका सही जवाब होगा मनुष्य के उद्यम और परिश्रम से, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, उद्यम और परिश्रम दोनों। और अंतिम सवाल है कि उपयुक्त पंक्तियों में मनुष्य के किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? मनुष्य उद्यमी और परिश्रमी है, लास्ट लाइन ने बोला है। मनुष्य संघर्षशील है, मनुष्य बुद्धिमान है, मनुष्य ज्ञानवान है। ये सब जो है सही बातें हैं, पर कविता में जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि मनुष्य उद्यमी और परिश्रमी है। ठीक है, चलिए आगे एक और कविता है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया है। हम लगातार कई सारे पोएम सॉल्व करते जा रहे हैं कम समय में। इसको देखिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या पता कि यहाँ से एक आ जाए, है ना? तो भाग्य ही चमक जाएगा। सवाल है, रवि की सवारी आ रही है। रवि आप जानते हैं, रवि यानी सूर्य भगवान, सूर्य को रवि कहते हैं, और उनका जो रथ होता है घोड़ों का, 7 घोड़ों का रथ होता है सफेद। तो रवि की सवारी आ रही है, बादलों के रथ पर, कई किरणों के रथ पर, ध्वर के रथ पर, घोड़ों के रथ पर। रवि की सवारी आने का रास्ता सजा है, कैसे? पुष्पों की कलियों से, बादलों से, किरणों से, रंगों से। रवि के अनुचर मतलब रवि के जो सेवक है वो कौन है? पक्षी, पुष्प, तारे, बादल। कीर्ति गायन कौन कर रहा है? कीर्ति गायन मतलब किसी की गौरवमय गाथा का गान करना कि कितने बड़े हैं। भंवरे, पुष्प, पक्षी और बादल। रवि को आता देखकर मैदान छोड़कर भागी। जब सूर्य भगवान आ रहे थे तो मैदान छोड़कर कौन भाग गया? अंधेरे की फौज, तारे की फौज, चंद्रमा की फौज, ये सभी। ठीक है, चलो देख लेते हैं। आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण, गा रही है कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है। रवि यहाँ कहा गया है, सूर्य भगवान को कहा गया है, नई किरण, नया उजाला जो है, रथ जिसपे सूर्य भगवान आते हैं जो घोड़ों का होता है, कली यानी कि जो फूल वगैरह होते हैं, बादलों से अनुचर जो उनके सेवक हैं, नौकर हैं, स्वर्ण यानी कि सोने की जो पोशाक पहन के उनका वेलकम कर रहे हैं सूर्य भगवान का, रवि की सवारी आ रही है। विहग का मतलब होता है पक्षी, है कि नहीं? गा रही है कीर्ति गान, यानी पक्षी जो क्या गा रही है? कीर्ति गान। किसका? भगवान सूर्य का। तो उनको आता देख कौन भाग गया? तारकों। तारकों का मतलब होता है तारे, तारों की जो फौज है वो भाग गई, आ रही रवि की सवारी। सिंपल सा पोएम है, ठीक है, पढ़ लिया। अब सवालों के आंसर देखिए।
रवि की सवारी आ रही है बादलों के रथ पर, कई किरणों के रथ पर, ध्वर के रथ पर, घोड़ों के रथ पर। तो ये हो जाएगा, सवाल पढ़ लीजिए। आ रही रवि की सवारी, 9 किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने सवारी। तो घोड़ों पे आती है सूर्य की सवारी। रवि की सवारी आने का रास्ता सजा है, क्या से सजा है? यहाँ देखिए कली कुसुम के पथ पर, यानी कि वो रास्ता जो फूलों से, कलियों से सजा हुआ है। तो हम कहेंगे पुष्पों की कलियों से। रवि के अनुचर कौन है? देखिए यहाँ पे बादलों से, अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाकधारी यानी कि बादल, यानी यहाँ जो भगवान सूर्य के जो सेवक है वो कौन है? बादल है। कीर्ति गायन कौन कर रहा है? कीर्ति गायन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, विहग यानी कि पक्षी। विहग का मतलब होता है पक्षी। क्या गा रहे हैं? कीर्ति गान गा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाए? कीर्ति गायन कौन कर रहा है? तो ये हो जाएगा आंसर पक्षी। रवि को आता देखकर मैदान छोड़कर भागा। तो रवि को आता देखकर कौन मैदान छोड़कर भागा? तारकों की फौज सारी मैदान से भागी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा तारे की फौज। क्या आंसर हो जाएगा? तारे की फौज। तो आप देख रहे हैं किस तरह से पोएम को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसे कैसे सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, चलिए एक बहुत अच्छी कविता मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, और इस तरह ये कविता जो है WBTET के एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। एक बार आप कविता को देखें। चलिए सवाल ले लेते हैं। चित्रकार, कहानीकार तथा कवि के कार्य पर जनता ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? चित्रकार, कहानीकार और जो कवि, ठीक है, उसने जो काम किया उसमें जनता ने कैसी प्रतिक्रिया दी? प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? किस बात पे ये कविता लिखी गई है? इसका सेंट्रल थीम क्या है? अंत में बच्चे की स्थिति में क्या परिवर्तन आया? जो जिस बच्चे के बारे में कविता में कहा गया है, क्या उसकी परिस्थिति में कोई बदलाव आया, कोई चेंज आया? बच्चे की दशा को देखकर कहानीकार ने क्या किया? बच्चे की दशा को देखकर कविता में कहानीकार ने, जिसने बच्चे के बारे में लिखा था, उसने क्या किया? बच्चे की मार्मिक दशा को देखकर कवि ने किस प्रकार की रचना की? यानी कि बच्चे की जो स्थिति थी वो बहुत ही भावनाओं से भरी हुई थी, मार्मिक थी, दयावान, दया जिस देखकर दया आ जाए, है ना, मर्म जाग जाए अंदर का, भावनाएं जाग जाए अंदर, उसको देखकर कवि ने किस प्रकार की रचना की? बच्चे की मार्मिक स्थिति को देखकर। चलिए पढ़ते हैं। अब बहुत ही आसान सा पोएम है, लेकिन अंदर मर्म बहुत ज़्यादा है। देखते हैं। कूड़े के ढेर से कुछ चुनते हुए बच्चे को देख एक चित्रकार ने करुणामय चित्र बना डाला। तो चित्रकार की बात हो रही है। चित्रकार ने किसे देखा? बच्चे को देखा। अब बच्चे क्या कर रहे थे? कूड़े के ढेर से कुछ चुन रहे थे। आपके आसपास आपने बहुत सारे बच्चे को देखा होगा जो रोज कूड़े के ढेर से कुछ चुन कर ले जाते हैं, उसे बेचते हैं, जो पैसा आता है उसे खाने का गुजारा करते हैं। तो कूड़े के ढेर से कुछ चुनते हुए बच्चे को देख एक चित्रकार ने करुणामय चित्र बना डाला। कवि ने, अब यहाँ कवि ने एक मार्मिक रचना रच डाली, और एक कहानीकार ने उसी बच्चे पर कालजयी कहानी कही। चित्रकार ने चित्र बना डाला, कवि ने मार्मिक रचना कर डाली। कहा था ना, कवि ने देखा था, क्या बना दिया? मार्मिक रचना, जिसे पढ़ के आपको रोना आ जाए। चित्रकार ने करुणामय चित्र बना डाला, ऐसा चित्र बनाया जिसको देखते ही आपकी भावनाएं उमड़ जाएंगी। ऐसे बहुत सारे पिक्चर आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे देखते रहते हैं। और कहानीकार ने उस बच्चे पे कालजयी कहानी लिख दी, बहुत लंबी चौड़ी, एकदम जैसे कि मौत पे विजय पाली हो। जनता ने प्रदर्शनी में चित्र, मंच पर कविता और पत्रिका में छवि कहानी को खूब सराहा। तो देखिए, चित्रकार, कवि और कौन है? कहानीकार। तो यहाँ पे जब प्रदर्शनी लगी, जहाँ पे एग्जीबिशन लगता है, तो वहाँ पे चित्र लगा, मंच पर कविता कही गई कि कवि था, और पत्रिका में उस कहानीकार कहानी छपा। तो जितने भी जो भी जनता थे, इन सभी को खूब सराहा, प्रशंसा किया कि क्या चित्र बनाया है, क्या कहानी लिखी है ना, और क्या कविता लिखी गई है। पर उस बच्चे ने चित्र, कविता और कहानी से क्या पाया? कवि ये पूछ रहा है कि चित्रकार ने उस बच्चे का चित्र बनाया जिसे देख के रोना आ जाए। कवि ने उस पे एक कालजयी कविता लिख दी, कहानीकार ने, और कवि ने एक मार्मिक रचना कर डाली, और कहानीकार ने उस बच्चे पे कालजयी रचना कर डाली। लेकिन इन सबको तो वाहवाही मिल गई, लेकिन उस बच्चे को क्या मिला?
उस बच्चे को क्या मिला जो कूड़े से कुछ चुन रहा था, जिसे देखकर आपको मार्मिक रचना करने की याद आ गई, तो उसे क्या मिला? सवाल यही पूछा जा रहा है कि इस कहानी से, इस कविता से, है ना, इस चित्र से इस बच्चे को क्या मिला? वो अब भी लगा है डॉट 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 डॉट, वो अब भी लगा है कूड़े के ढेर से कुछ चुनते हुए। वही कूड़े के ढेर में कुछ खोजने में उसे कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। बहुत ही मार्मिक कविता है, मुझे ही एकदम गूज बम्प आ रहे हैं मैंने इसे पढ़कर। चित्रकार, कहानीकार तक कवि के कार्य पर जनता ने क्या प्रतिक्रिया की? याद है, काफी प्रशंसा की थी। तो क्या होगा? जनता ने उसके कार्य की खूब प्रशंसा की। प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? जनता की रुचि अरुचि, बाल श्रम में व्यतीत बचपन, साहित्य की उत्कृष्ट रचना, प्रदर्शन की महत्ता। नहीं, ये सब नहीं है। ये सब बाल श्रम जो हो रहा है, जो बचपन जो कूड़े के ढेर में बीत रहा है, इसके ऊपर लिखा गया है। तो बाल श्रम में व्यतीत बचपन। अंत है, बच्चे की स्थिति में क्या परिवर्तन आया? कुछ भी तो परिवर्तन नहीं आया। उनमें परिवर्तन आ गया, बच्चे की दशा में कोई परिवर्तन नहीं आई। बच्चे की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। बच्चे की दशा को देखकर कहानीकार ने क्या किया? क्या कुछ किया? समाज में उस बच्चे को स्थान दिलाया? कहाँ लिखा है? बच्चे के वर्तमान में बदलाव लाया? नहीं। बच्चे पर कालजयी कहानी कही, समाज को जागरूक करने का कार्य किया? नहीं। कहानी कही लेकिन कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया। बच्चे की मार्मिक दशा को देखकर कवि ने किस प्रकार रचना की? कवि ने मार्मिक दशा को देखकर, ठीक है, मार्मिक रचना की। यही तो दिया था ना, मार्मिक लिखा हुआ है यहाँ पे कविता में, है ना, मार्मिक रचना कर डाली है कि नहीं? तो आई होप आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा बहुत ही बढ़िया सा एक पोएम है। बाज तथा सांप में कवि को कौन सा सौंदर्य नजर आता है? बाज जो ईगल पक्षी होता है और सांप में कवि को सौंदर्य नजर आता है, तो क्या दोनों में एक सौंदर्य है? क्या है? पद्यांश में पशु पक्षियों की चर्चा किस संदर्भ में की है? मैंने इस जो अब कविता पढ़ेंगे वहां जानवरों के बारे में बताया गया है, तो उसका संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? भूख से लड़ता पशु पक्षी या मनुष्य कवि को कैसा लगता है? जब पशु पक्षी या मनुष्य भूख से लड़ता है, अपनी भूख से लड़ता है और भूख को शांत करने के लिए कुछ भी करता है, तो ये कवि को कैसा लगता है? कविता पढ़ना पड़ेगा। पद्यांश में दबे पांव झाड़ियों से चलता हुआ कौन आता है? झाड़ियों से चलता हुआ दबे पांव कौन आता है? कवि भूख से लड़ने को किसके प्रतीक के रूप में देखते हैं? भूख से जब आप लड़ते हैं तो ये प्रतीकात्मक रूप से ये किसे देखते हैं? चलिए कविता पढ़ लेते हैं। झपटता बाज, झपटता बाज फन उठाए सांप, है ना, झपटता बाज फन उठाए सांप, दो पैर पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटकता फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता, जब भी भूख से लड़ कोई खड़ा हो जाता सुंदर दिखने लगता है। सारे सवालों के जवाब मिल गए। बाज झपट्टा मारता है और सांप फन फैलाता है, बकरी दो पैरों पे खड़े होकर ऊपर की नन्ही पत्तियां खाती है, दबे पांव झाड़ियों से चीता आता है बकरी खाने के लिए, सांप को खाने के लिए बाज आता है कि नहीं, डाल पर उल्टा लटकता फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह अगर आदमी होता तो जो भी भूख से लड़ता, कवि को यह दृश्य काफी सुंदर लगता। ठीक है, बहुत ही अच्छी कविता है। बाज तथा सांप में कवि को कौन सा सौंदर्य नजर आता है? जुझारू प्रवृत्ति का वास्तविक एवं गरिमापूर्ण सौंदर्य, व्याकुल होकर निस्तेज रूप का सौंदर्य, स्वयं को असहाय समझने का सौंदर्य, पराधीन होने का सौंदर्य। तो सही जवाब होगा ये वाला, जुझारू प्रवृत्ति का वास्तविक एवं गरिमापूर्ण सौंदर्य। जुझारू होना यानी कि बाज भी हार नहीं मानता है, सांप भी हार नहीं मानता है, अंत तक दोनों लड़ते हैं, है ना। पद्यांश में पशु पक्षियों की चर्चा किस संदर्भ में की गई है? भूख से लड़ने के संदर्भ में, शिकार करने के संदर्भ में, प्राकृतिक सौंदर्य के संदर्भ में, मनुष्य से आगे बढ़ने के संदर्भ में। तो यह है भूख से लड़ने के संदर्भ में। भूख से लड़ता पशु पक्षी या मनुष्य कवि को कैसा लगता है? तो मैंने बताया था, सुंदर लगता है। पद्यांश में दबे पांव झाड़ियों से चलता हुआ कौन आता है? तो चीता। कवि भूख से लड़ने को किसके प्रतीक के रूप में देखता है? भूख से लड़ना मतलब क्या? प्राकृतिक गतिविधियों के रूप में, संघर्ष और दृढ़ता के रूप में, हिंसक जानवरों के प्रतीक के रूप में, उपरोक्त सभी। ये होगा संघर्ष और दृढ़ता के रूप में। हर कोई अपनी भूख मिटाने के लिए
जानवर से लेके, पक्षी से लेके मनुष्य तक हर दिन कुछ ना कुछ संघर्ष करता है, तब जाके उसके पेट में अन्न आता है। तो ये उस संघर्ष की कहानी है इस कविता के माध्यम से। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये सेशन, है ना? हम लोगों ने आज जो हिंदी व्याकरण का जो हमने एपिसोड किया, इसमें हम लोगों ने अनसीन पैसेजेस में हमने प्रोज देखा यानी गद्यांश, और पोइट्री देखा यानी कि पद्यांश। और मैंने कोशिश की कि WB टेट 2022 की परीक्षा जो 11 दिसंबर को होने वाली है और शायद 14 अक्टूबर को इसकी नोटिफिकेशन में डेट दे दे कब से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, उसको ध्यान से देखते रहिएगा, हम भी आपको बता देंगे। और जिनको नहीं पता है उन्हें बता दें कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है काबिल अकाडमी WB टेट 2022 बैच, और वहाँ पे लोग वहाँ के लिंक से जुड़ रहे हैं। जो भी जुड़ना चाहें, आप में से कोई भी WB टेट 2022 के काबिल अकाडमी के बैच पे जुड़ना चाहते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, 100% फ्री है, तो वो कमेंट करे, नीचे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करे, अपना नंबर दे दे, हम उन्हें उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। क्योंकि वहाँ पे वीडियो तो देखिए यूट्यूब में जा ही रही है, लेकिन बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स, स्टडी मटेरियल भी, बहुत सारे सवाल हम उस ग्रुप में दे रहे हैं जो उस व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं। तो अगर आप भी उस व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सबको शेयर कर दें, ताकि सबके पास ये बात पहुंच जाए कि काबिल अकाडमी में इसकी बहुत ही शानदार तैयारी हो रही है। वीडियो पे यूट्यूब पे पहली बार है, मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए और समय रहते आप इसकी तैयारी कर सकें। काफ़ी वीडियोस लॉन्च हो गई हैं, लगभग 17-18 वीडियो लॉन्च हो गई हैं, और हर दिन आज भी कई सारी वीडियो लॉन्च होने वाली है, ठीक है। और जल्द ही बहुत ही अच्छी वीडियो और भी आएंगी, सारी अच्छी वीडियोज़ हैं। तो लगातार वीडियो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए काबिल अकाडमी यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे अगले एपिसोड में, आपसे किसी बढ़िया एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बढ़िया ख्याल रखें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।